हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको समास के बारे में पढ़ाऊंगी। समास तथा समास के भेदों के बारे में बताऊंगी। समास के कुछ भेद होते हैं जिनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जो क्रमधारय समास जैसे कि बहुब्रीहि समास, उनमें आपस में बहुत कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे कि द्विगु समास, इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप अगर मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो मेरा काफ़ी समझ में आएगा और समास को आप कभी भी पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे। आप आसानी तरीके से समास को पहचान सकेंगे। और कभी भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में समास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हम स्टार्ट करते हैं। समास समास को पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि समास किसे कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्दों को ही समास कहते हैं। समास को पढ़ने अगर हम समझ रहे हैं तो इसमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो होता है पूर्व पद, एक उत्तर पद। हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या होता है समास में। तो समास में दो पद होते हैं। पद को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, इसमें कितने पदों का प्रयोग है? एक राम, एक घर और एक जाता। तो इसमें तीन पदों से मिलकर एक वाक्य की रचना हुई है। तो ये इस प्रकार के पद होते हैं। तो पूर्व पद क्या होता है? पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि गंगा जल, तो गंगा जल की जब हम बात करें तो ये जो गंगा है, ये गंगा जो है वो पूर्व पद होता है और जो ये जल है बाद में आ रहा है ये उत्तर पद होता है। तो इसी को ही हम पहले पद को, जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। समास के भेद, समास के भेद के बारे में बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। इसको समास के भेद को याद करने की इजी ट्रिक है। जैसे कि मास, समास मतलब मास। तो मास कितने होते हैं? मास के 12 महीने होते हैं, 12 मास होते हैं। तो 12 मास को आप हाफ कर लो तो इससे बनेगा 6। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद होगा तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब हम एक चीज़ और समझना में बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने ये तो समझ लिया था कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है समास में। तो पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर भी समास के कुछ भेद माने गए हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर हम समास के मेनली दो कैटेगरीज में रखते हैं। तो जो पूर्व पद वाला जो होता है उसमें अगर हम कभी कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। तो अव्ययीभाव एक ऐसा समास है जिसमें केवल पूर्व पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। उत्तर पद की बात करें तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है? तो 3 ऐसे समास हैं। एक क्रमधारय समास जिसमें उत्तर पद माने कि दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन कभी कभी एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है? द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पद ही प्रधान होता है, उत्तर पद की बात करें या फिर हम पूर्व पद की, दोनों पदों की समान रूप से समानता होती है। एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? तो बहुब्रीहि समास में किसी पद की प्रधानता नहीं होती है। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद या किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अब हम फर्स्ट जो समास का जो पहला भेद है इसके बारे में बात करते हैं, अव्ययीभाव समास के बारे में बात करें तो जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान हो। जैसे कि पहले मैं बता ही दिया था कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। या फिर हम कहें कि वो जो पहला पद होता है वो अव्यय हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय की बात करें तो जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल, वचन आदि शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जिन शब्दों में कारक, लिंग, वचन और काल आदि के आधार पे परिवर्तन नहीं होता है, या जो शब्द अपरिवर्तन योग्य नहीं होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, या फिर हमें कहते हैं अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहते हैं।
तो इसी को ही हम जो पहला शब्द होता है अव्यय, ऐसे कि हो गया आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर, यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, हर रोज, रोज रोज, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, निडर, डर के बिना। तो जो इसमें जो कौन था, प्रति ये उपसर्ग था, प्रति उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, हर उपसर्ग है, पेट उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है और अ उपसर्ग है। और यही सारे जो शब्द हैं वो अव्यय शब्द है, जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो पा सकता है। अव्ययभाव समास को समझने की एक महत्वपूर्ण ट्रिक ये भी है कि एक ही शब्द का कई बार आने पर भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू ये देख सकते हैं कि हाथों हाथ, हाथों हाथ का समास जो विग्रह होगा हाथ ही हाथ में, तो जो हाथों हाथ शब्द है उसका एक से अधिक बार यानी कि 2 बार रिपीट हुआ है, उस शब्द को 2 बार दोहराया गया है, 2 बार प्रयोग हुआ है, तो इस समास को हम अव्ययभाव समास कहेंगे। जैसे कि रातों रात, तो रातों रात का जो समास विग्रह होगा रात ही रात में, तो रात का प्रयोग एक से अधिक बार 2 बार हुआ है, तो ये अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव को समझने की एक और जो महत्वपूर्ण तरीका है ये भी है कि अव्ययभाव का जो समास होता है और उसमें शब्द बनता है या पद बनता है वो अव्यय होता है। और इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करने के बाद भी अव्ययभाव समास के जो अर्थ या उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और जब तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है जो ध्यान देने योग्य है कि अव्ययभाव समास में जब समास विग्रह किया जाता है तो अभिव्यक्ति चिन्ह नहीं लगता है, अभिव्यक्ति या कारक चिन्ह का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं हाथों हाथ, तो हाथों हाथ में जो हम समास विग्रह कर रहे हैं तो किस प्रकार हो रहा है, हाथ ही हाथ में, तो इसमें अभिव्यक्ति चिन्ह कहाँ है, 2 पदों के बीच में अभिव्यक्ति चिन्ह है ही नहीं, ये ही अभिव्यक्ति चिन्ह नहीं है या कारक चिन्ह नहीं है, तो इस प्रकार ये अव्ययभाव समास होगा। जैसे कि रातों रात, रातों रात में रात ही रात में, तो रात ही रात में यह है ही लगा है, इसमें भी अभिव्यक्ति या कारक चिन्ह नहीं है, तो ये इस प्रकार अव्ययभाव समास कहलाएगा। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। अव्ययभाव समास को पहचानने की एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक यही है कि अव्ययभाव समास के पहले पद में अनु का प्रयोग होगा, आ का प्रयोग होगा, प्रति का होगा, यथा का होगा, हर और पेट। जैसे कि मैंने आपको पहले जो एग्जाम्पल दिया था उसमें बता दिया था आ का प्रयोग हो रहा है पहले में स्टार्टिंग में, जब हम सब कोई भी शब्द है उसमें आ का हो रहा है, यथा का हो रहा है, भर का हो रहा है, हर का हो रहा है, प्रति और नी, इस प्रकार के कुछ उपसर्ग होंगे तो वो जो समास होता है वो अव्ययभाव समास कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने अव्ययभाव समास को पहचान लिया होगा। इसके जो कुछ ट्रिक्स हैं इसको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे कि अव्ययभाव की पहचान, इस ट्रिक को आप बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें जो मैंने बताया था कि विभक्ति चिन्ह के आधार पर हम इस समास को पहचान सकते हैं कि इससे विभक्ति चिन्ह नहीं होती है जब समास विग्रह करते हैं। और हर, अनु, प्रति, यथा, भर, इसके आधार पर भी हम अव्ययभाव समास की पहचान। दूसरा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास है जिस समास का उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वो गौण होता है, उसकी महत्वता इतनी नहीं होती, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को पहचानने का एक से जो सरल तरीका वो ये है कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और जो विभक्ति चिन्ह होती है वो लुप्त होते हैं, जब उसका समास विग्रह करते हैं तभी विभक्ति चिन्ह हमें दिखाई देती है और उससे पहले विभक्ति चिन्ह इसमें लुप्त होती है। और तत्पुरुष समास के जो प्रकार है वो विभक्ति चिन्ह के आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 प्रकार बताए गए हैं और विभक्ति चिन्ह के आधार पर ही तत्पुरुष समास की पहचान की जा सकती है। तो जो पहला है तत्पुरुष समास वो क्रम तत्पुरुष समास जिसमें को का लोप होता है, जैसे कि ग्रंथकार, ग्रंथकार में जो को है वो गायब है, को का लोप है। और अगर हम इसका जब समास विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा ग्रंथकार का, जब समास विग्रह करेंगे तो ग्रंथ को लिखने वाला, तो जो को है वो क्रम विभक्ति है और इसको क्रम तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जो दूसरा समास की हम बात करें करण, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में जो विभक्ति लगती है करण में वो से और के द्वारा,
इसमें से और के द्वारा का लोप होता है इस शब्द इसमें। और जब हम इस शब्द का या इस समास का जो विग्रह करते हैं तो इसमें उसका जो विभक्ति चिन्ह है, जैसे कि से विभक्ति चिन्ह या के विभक्ति चिन्ह, ये दिखाई देने लगे। जैसे कि करुणापूर्ण, करुणापूर्ण का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो करुणा से पूर्ण, जो से है, वो जो से शब्द है, जो से शब्द है वो करण है, करण विभक्ति। तो करण विभक्ति से के आधार पर इस जो समास को हम कहेंगे करण तत्पुरुष समास। अब हम जो तीसरे प्रकार की बात करें, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह आती है वो आती है के लिए, और इस समास में के लिए का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए का लोप होता है। जैसे कि सत्याग्रह में जो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तब तो आएगा सत्य के लिए आग्रह, और इसमें जो के लिए इसका लोप रहेगा। तो इस प्रकार से हम जो ये समास तत्पुरुष समास के जो ये छः में से ये जो तीन क्या कहते हैं भेद है, इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रदान तत्पुरुष, इसका चौथा भेद है तत्पुरुष समास का। इसमें अप्रदान तत्पुरुष समास में से का लोप होता है। अगर अब इसका से करण में भी से था, लेकिन करण था मिलने के भाव में, लेकिन अप्रदान में होता है अलग होने के भाव में हम से का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पाप मुक्त, तो पाप मुक्त का जब हम विग्रह करेंगे तो पाप से मुक्त, तो से क्या था, से का लोप था। जब हमने इसका विग्रह किया तब जाके हमें ये से दिखाई दिया। तो इस प्रकार इस विभक्ति चिन्ह का लोप था, और पाप मुक्त मतलब अलग होने के भाव में, कि पाप से मुक्त मतलब जो कोई व्यक्ति है जो पाप करता था वो पाप से मुक्त हो चुका है। जैसे कि पेड़ से पत्तों का गिरना, तो ये क्या है, अपदान तत्पुरुष, अपदान है। और जैसे कि हम बात करें हाथ से बॉटल का गिरना, बॉटल हमने पकड़ी है वो हमारे हाथ से गिर गई, तो ये अपदान विभक्ति कहलाएगी। अब हम बात करें उसकी जो पाँचवें नंबर भेद की बात करें तो संबंध तत्पुरुष। संबंध जो विभक्ति है उसके जो कारक चिन्ह होते हैं का, के, की का इस समास में लोप होता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तब हमें का, की, के आदि शब्द दिखाई देते हैं। उससे पहले हमें शब्द वो दिखाई नहीं देते, उसका लोप होता है संबंध विभक्ति का। जैसे कि हमें एक का समास विग्रह है राजसभा, तो राजसभा की जब हमने शब्द का जब समास विग्रह किया तो इसका जो विग्रह हुआ राजा की सभा, तो राजा की सभा में जो की है वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अधिकरण तत्पुरुष की बात करें, अधिकरण तत्पुरुष की तो अधिकरण तत्पुरुष में और पर का लोप होता है। इसमें विभक्ति जो प्रयोग होती है में और पर, इसका लोप होता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तब हमें में या पर हमें दिखाई देता है। जैसे कि जल समाधि, तो जल में समाधि, तो जल में समाधि जो में है वो अधिकरण है, अधिकरण विभक्ति। तो समास विग्रह करने से पूर्व में का लोप था। जब हमने समास विग्रह किया तो हमें जल में समाधि मतलब में विभक्ति दिखाई दी, तो इसके आधार पे हम कहेंगे ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसको पहचानने की केवल एक ही ट्रिक है कि कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह के आधार पर ही तत्पुरुष समास की पहचान की जा सकती है। अब हम बात करेंगे तीसरे समास की, क्रमधारय समास। क्रमधारय समास वह समास होता है जिस समास का उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अर्थात उपमान उपमेय का संबंध होता है, वह क्रमधारय समास कहलाता है। मतलब इस एक और पहचान सकते हैं, तुलना की जाती है, एक पद की दूसरे पद से तुलना की जा रही है तो क्रमधारय समास होता है। एक और पहचानने की ट्रिक की बात करें कि इसमें पहला पद विशेषण यानी कि पहला पद विशेषता बताता है, विशेषण होता है। जो दूसरा पद होता है दूसरे पद की तुलना मतलब पहले पद से दूसरे पद की तुलना की जाती है। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें तुलनात्मक भाव दिखाई दे रहा है या तुलना की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इसकी तुलना है चंदा जो मुख की जो तुलना वो चंद्रमा से की जा रही है, तो इस प्रकार से हम क्रमधारय समास का पता लगा सकते हैं। तो दूसरे पद की तुलना की जाती है, तुलनात्मक होता है ये समास, और पहला पद विशेषण होता है। एक और पहचानने की ट्रिक है कि समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में
में है जो, अगर हम विग्रह करेंगे तो दोनों पद, दो पदों के बीच में आएगा है जो या के समान। इसका प्रयोग तो आवश्यक रूप से होता ही है जब हम समास विग्रह करेंगे। तो हम इस चीज़ को आगे हम जो एग्जाम्पल देंगे उसमें समझते हैं। जैसे महादेव, महादेव में हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको पहचानने का तरीका है कि दोनों पदों के बीच में है जो, तो महादेव में महान है जो देव। तो इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये क्रमधारय समास है। दुरात्मा, दुरात्मा में बुरी है जो आत्मा, तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि ये क्रमधारय समास है। कर कमल, कर कमल, कर कमल का अगर हम विग्रह करेंगे कमल के समान कर, मतलब कमल के समान कर, तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि ये क्रमधारय समास है। नरसिंह, नरसिंह का सिंह रूपी नर, तो इसमें तुलना की जा रही है। सिंह रूपी मतलब किसी का ऐसा नर है जो सिंह के समान है, सिंह के समान सिंह रूपी नर है, तो तुलना कर रहे हैं हम इसमें। चंद्रमुख, चंदा के समान मुख, तो हम किसी के मुख की जो तुलना वो चंद्रमा से कर रहे हैं, तो उसमें तुलनात्मक भाव प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये क्रमधारय समास है। तुलनात्मक भाव प्रकट हो रहा हो किसी भी शब्द का समास विग्रह करने पर, तो हम कह सकते हैं कि वो क्रमधारय समास कहलाता है या क्रमधारय समास होता है। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ समास की कि द्विगु समास। द्विगु समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है या संख्यावाचक विशेषण होता है, तथा समस्त पद समाहार, मतलब जो पूरे पद मिलकर क्या होते हैं, एक समाहार या समूह का बोध कराते हैं। और मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग बताया था कि द्विगु समास एक ऐसा समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान नहीं होता, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसको पहचानने की एक ट्रिक होती है कि इसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, हमेशा संख्यावाचक। लेकिन इसमें भी कन्फ्यूज, जैसे कि त्रिलोचन, त्रिलोचन में जो पहला शब्द है वो तो संख्यावाचक है, लेकिन जो दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वो किसकी कौन सा समास कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से हम इस समास को थोड़ा, इसमें ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिसमें हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इसकी बात करेंगे। समूह तथा समाहार का बोध होता है। जब भी हम अगर समास का विग्रह करेंगे तो जो सारे पद मिलकर एक समूह और समाहार का बोध कराते हैं। जैसे कि हम चार पाँव का समूह, तो चार पाँव से मिलकर ही चारपाई बनी है, तो एक समूह को ये का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस शब्द को या उस समास को कि ये द्विगु समास है। जैसे कि पहला हम देखते हैं दोपहर, दोपहर में आएगा दो क्या है, संख्यावाचक, दो पहरों का समाहार, तो समाहार की बात की गई है, तो इस प्रकार ये द्विगु समास है। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 सालों का समूह, मतलब 100 सालों से चली आ रही है ग्रुप है, तो इसकी बात की गई है 100 शताब्दी। तो पहला जो शब्द है या पहला जो पद है वो क्या है, संख्यावाचक। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार, मतलब 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, 5 तंत्रों का समाहार, तो इस प्रकार जो पहला शब्द है वो संख्यावाचक। सप्ताह, सप्ताह से पता था 7 दिनों के होते, 7 दिनों का समूह, जैसे हम सप्ताह कहते हैं, तो ये संख्यावाचक है। तो इस प्रकार से हम इसको द्विगु समास के रूप में देख सकते हैं और इसकी पहचान हम संख्या के आधार पर कर सकते हैं, जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो तो वो द्विगु। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो शब्द विपरीतार्थक शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं, या द्वंद्व समास के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। विलोम शब्द, एक दूसरे के जो ऑपोजिट्स होंगे जो समास, उसको हम एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो शब्द एक दूसरे के विपरीत है, तो वो द्वंद्व समास कहलाएगा। या फिर हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद सेम मतलब इक्वल है, दोनों पदों की जो प्रधानता होती है वो सेम होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय, जब मिलान गए, या फिर हम ये कहें कि जब हम समास विग्रह करते हैं, तब उस समास विग्रह करते समय अथवा और एवं आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और समास विग्रह करने से पूर्व पहले दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पहचानने की है ट्रिक है कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास है।
दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत चले आ रहे हैं तो ये जो समास है वो द्वंद्व समास कहलाता है। जब हम समास विग्रह करेंगे, दो चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। जब हम समास विग्रह करेंगे तो और, अथवा, एवं ये चीज लगेगा, और समास विग्रह करने से पूर्व योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह को हटाएंगे तभी और, अथवा, एवं लग का प्रयोग होता है। तो यह जो समास है वो द्वंद्व समास कहलाता है। इसको पहचानने की ये भी ट्रिक है कि दोनों जो पद होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, विलोम शब्द जैसे, अथवा विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं। जैसे दिन रात, दिन रात, दिन रात का क्या हो गया, दिन और रात, यहाँ पे लगेगा और, ठीक है, दिन और रात। अपना पराया, अपना और पराया एक दूसरे के ऑपोजिट है, अपना और पराया एक दूसरे के ऑपोजिट है। और जैसे कि जब इसका समास विग्रह नहीं किया तो समास विग्रह करने से पूर्व ही योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, और समास विग्रह किया तो उसके स्थान पर और लग गया। से दुख सुख, दुख और सुख, या हम ये भी कह सकते हैं दुख या सुख। ये वाक्य के अनुरूप हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, दुख एवं सुख में भी कर सकते हैं, दुख या सुख भी कर सकते हैं। तो वाक्य जैसे जैसे कि वाक्य संरचना होगी उसके आधार पर हम दुख या सुख इस प्रकार लगा सकते हैं, दुख और सुख इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे पहले ये योजक चिन्ह था, जब समास विग्रह किया तो इसमें और आ गया। देश विदेश, देश और विदेश, इसमें हम या भी लगा सकते हैं, देश या विदेश, ठीक है, मतलब कहाँ घूमे हो तो देश या विदेश में, इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य की संरचना पर निर्भर करता है कि या लगाएं या और लगाएं। तो समास विग्रह करने से पूर्व योजक चिन्ह था, और जब समास विग्रह किया तो इससे में के बीच में क्या कहते हैं, और, अथवा, एवं शब्दों का प्रयोग होता है। इसके आधार पे हम द्वंद्व समास की पहचान कर सकते हैं। द्वंद्व समास की पहचान करने का सिंपल यही है कि ट्रिक यही है कि ये वाली ट्रिक आप ध्यान रखिए कि दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं और एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं, और दोनों पदों की प्रधानता होती है। अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कि ट्रिक को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस विग्रह करते समय, जिस समास का विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय कोई तीसरा अर्थ निकल कर आए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास और क्या कहते हैं, द्विगु समास में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्रमधारय समास और बहुब्रीहि समास में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि जो बहुब्रीहि समास का जो एग्जाम्पल है, क्या कहते हैं, तिरंगा, तिरंगा हम लेते हैं। तिरंगा जो है वो तीन रंग की ओर संकेत कर रहा, ना कि वो झंडे की ओर संकेत कर रहा। तिरंगा को हम ये नहीं, समास विग्रह करके हम ये नहीं कह सकते कि वो झंडे की ओर संकेत है, क्योंकि तीन रंगा यानी कि तीन रंगों का समूह, तो कोई भी तीन रंग हो सकते हैं, जरूरी नहीं ना झंडे वाले तीन रंग हो, बॉटल के तीन रंग हो सकते हैं, कपड़े के तीन रंग हो सकते हैं, तो किसी के भी तीन हो, कोई भी रंग हो सकते हैं। तिरंगा से मतलब राष्ट्रीय ध्वज का ही के जो रंग है तिरंगा, उससे ही हम उसकी ओर संकेत नहीं करता है। तो इस प्रकार जो तिरंगा है वो द्विगु समास है। त्रिलोचन, त्रिलोचन द्विगु समास का हिस्सा नहीं है, बहुब्रीहि समास का हिस्सा है, क्योंकि वो तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। त्रिलोचन है कि तीन आंखों वाला, तीन आंखों वाला है, तीन नेत्र हैं जिसके, कौन है वो, शिव जी, तो वो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, तो ये इस प्रकार बहुब्रीहि समास में आएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं गजानन, गज से आनंद वाला, यानी कि गज से आनंद है जिसके, गणेश जी। त्रिलोचन में बता दें, तीन आंखों वाला शिव जी। दशानन, 10 है अनंत जिसके, रावण। चतुर्भुज, चतुर्भुज का हम समास विग्रह करेंगे, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। मुरलीधर, मुरलीधर में भी हम इस प्रकार कर रहे हैं, मुरली धारण करने वाला, किसकी ओर संकेत कर रहा है, कृष्ण की ओर। तो इस प्रकार से हमने देखा जो गजानंद है, जो दो अर्थ हैं, गजा के अलग अर्थ है और नंद, आनंद का अलग अर्थ है, तो वो किसी तीसरे अर्थ की ओर, गणेश जी की ओर संकेत कर रहे हैं। त्रिलोचन, शिव जी की ओर, एक नया अर्थ, तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है। दशानन, ये रावण, अलग अर्थ, नया और तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, दो शब्दों से मिलकर या समास हम विग्रह करेंगे तब हम किसी तीसरे अर्थ की ओर ये संकेत कर रहा है। चतुर्भुजा, विष्णु, ये जो शब्द है या ये समास विग्रह करेंगे तो ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, इसे तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, विष्णु। तो इस प्रकार हम बहुब्रीहि समास को समझ सकते हैं।
उम्मीद है कि समाज से रिलेटेड आपको मेरी ट्रिक समझ में आई हो और समास भी समझ में आया हो और आप समास को आसानी तरीके से कर सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी समास आ जाए तो आप इजी तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।